इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन, जळगाव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खबरें पसंद आए, बातें पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके। आज मुद्दे की बात लेकर आया हूं मैं BS4 वाहन से रिलेटेड। BS4 वाहन ये क्या होता है ये समझ लीजिए। BS4 इंजन का नंबर है, BS यानी भारत स्टेज, ये 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, अब 8 और 10 भी आ सकती है। BS2 यानी कि जितना कम होता है ये प्रदूषण का स्तर इस इंजन से उतना ज्यादा बढ़ता है। जितना नंबर बढ़ेगा उतना प्रदूषण का स्तर कम होगा। यानी BS2 के बाद BS4, BS6, अभी BS6 आ रही है। इसमें प्रदूषण जो है वो ये इंजन कम किया करते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहन जो प्रदूषण का स्तर जिनके इंजन से बहुत ज्यादा था, ऐसे वाहनों पर बंदी लगा दी। पूरी तरह से इन वाहनों को बंद कर दिया गया कि अब ये वाहन न तो बिकेंगे न रजिस्ट्रेशन होंगे। लेकिन हालत क्या है कि बहुत सारे, ये जो नियम है 2018 को ये नियम आया और 2018 में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए उस दिन के बाद से ये नहीं होना चाहिए था। BS4 वाहन का रजिस्ट्रेशन या बिक्री नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन शिकायतें भरपूर है कि BS4 वाहन धड़ल्ले से, चोरी के रास्ते से रजिस्ट्रेशन कर लिया जा रहा है। क्यों कर लिया जा रहा है? क्योंकि कई शोरूम्स पे ये BS वाहन पड़े होंगे जिसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कई ऐसी कंपनियां होंगी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके पास ये वाहन पड़े होंगे तो वो लोग ऐसे हरकतें करा रहे हैं। जलगांव के गणेश ढेंगे नाम के एक RTO विभाग से रिलेटेड एक एजेंट्स हैं जिन्होंने बार बार शिकायत की है कि BS4 वाहन के जलगांव में भी बहुत सारे BS4 वाहन बिक्री हुए हैं, बंद होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से। उनके शिकायतों का पुलिंदा इतना सारा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। न जलगांव का RTO विभाग देता है, न परिवहन आयुक्त कार्यालय से कोई कुछ करता है। किसी भी तरह की उस पे जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए शिकायतकर्ता की, वो होती नहीं है। उन्होंने बाकायदा नामजद नंबर्स दिए हैं गाड़ियों के कि ये शोरूम है और इस शोरूम के इतने सारे गाड़ियां इन्होंने BS4 गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन की है। उनका तो आरोप है कि कोरोना काल में जब सिर्फ दूध और जरूरी सामान की ही दुकानें खुली थी, ऐसे समय में रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। अब सोचिए साहब, कोरोना काल में जब आदमी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी तो रजिस्ट्रेशन हो कैसे रहा था, वो रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, तो सोचने वाली बात है। और अगर उनकी शिकायत गलत है तो उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन शिकायत पर किसी तरह की कार्यवाही तो कीजिए। क्या कहते हैं गणेश ढेंगे, ये सुनते हैं। कोरोना काळामध्ये उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयामध्ये नोंदणी प्रमाण जास्त प्रमाणात झालेलं आहे। शासनाच्या वतीने अत्यावश्यक सेवा म्हणून दूध आणि मेडिकलच्या व्यतिरिक्त कुठलीही वस्तू मिळत नसताना जळगाव जिल्ह्यामध्ये शोरूम धारकांनी अनेक प्रकारचे वाहन विकले कसे आणि ते उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी नोंदले कसे, या संदर्भामध्ये शासनाने गंभीररित्या दखल घेण्याची गरज आहे। या नोंदणी प्रकरणामध्ये अनेक प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला असून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे। या संदर्भामध्ये लोक आयुक्त व अनेक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी अर्ज दिलेले आहेत व ते तक्रारी अर्जाच्या चौकशी अद्याप चालू आहे। तरी शासनाने अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करणं गरजेचे आहे। BS4चा काय संबंध आहे? आणि यामध्ये BS4 जे वाहनं यांनी नोंदणी केली ते BS4 वाहनं केंद्रीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदणी संदर्भामध्ये आदेश दिले होते। त्या आदेशाचे उल्लंघन करून यांनी ते वाहनं नोंदणी केलेले आहेत। त्या संदर्भामध्ये माझ्याकडे रीतसररित्या सर्व वाहन नोंदणी केल्याचे पुरावे आहेत आणि पुराव्याच्या तक्रारी देऊन देखील वरिष्ठ अधिकारी कोणतीही दखल घेत नाही। तरी या जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीररित्या कारवाई करणं गरजेचं आहे।
एक व्यक्तींच्या नावावर सैकडो वाहन आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वाहन विकली जात नसताना एकाच व्यक्तीच्या नावावर काय त्याचं नाव, एक मिनिट, जाखेडे यांच्या नावावर तसेच अनेक शोरूम धारकांच्या नावावर एकापेक्षा जास्त वाहन नोंदणी केलेले आहेत. हे वाहन नोंदणी करताना वाहन ट्रान्सफर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश नसताना जळगाव कार्यालयामध्ये ते वाहन नोंदणी करून ट्रान्सफर करण्याचा प्रकार अतिशय गंभीर स्वरूपात केलेला आहे. या ठिकाणी वयोवृद्ध व तरुण मुलांना व तरुण मुलींना आणून ऍप्ती काढण्यासाठी अनेक प्रकारचा तर्काचा सामना करावा लागतो. परंतु भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना शोरूम धारकांना कुठल्याही प्रकारची सवलत देऊन कामकाज केले जाते. अशा सवलतदारांना सवलत देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले पाहिजे, ही माझी आग्रहाची विनंती आहे. ये थे गणेश ढेंगे जो आरटीआई के जरिए आरटीओ विभाग की कई सारी शिकायतें कर चुके हैं. बहुत सारी शिकायतों का पुलंदा है इनके पास, लेकिन कार्यवाहियां इनकी किसी भी शिकायत पर नहीं हो रही है, ऐसा इनका आरोप रहा करता है. अब BS4 के वाहन के बारे में अभी हाल ही में मतलब मैं ये कहूंगा कि बस एक आध दिन पहले NIC जो भारत में जो सरकार के पोर्टल्स वगैरह हुआ करते हैं उन पर ITs के जरिए नजर रखा करती है. ऐसी NIC चेतावनी दे रही है महाराष्ट्र के RTO विभाग को कि अरुणाचल प्रदेश में महाराष्ट्र के कई सारे BS4 वाहन, लगभग 5000 BS वाहन जो हैं, BS व्हीकल्स BS4 के, वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अब वो बैकडोर से महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे. साहब समझने की बात है कि वाहन पोर्टल में ऐसे लूप होल्स कहां से आए जिसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है. इसके अंदर आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूं, जिनको नहीं जानकारी होगी उनके लिए. वाहन एक पोर्टल है जिसपे जब मैन्युफैक्चरिंग होती है गाड़ी, तभी मैन्युफैक्चरर अपनी सारी गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर वहां पर डिटेल्स के साथ डालता है, पूरी कलर वगैरह वगैरह सब कुछ. और वो जब एक बार एंट्री हो जाती है तो वो अनएडिटेबल रहती है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता है. ये कौन करता है? जो वाहन बनाने वाली कंपनी है, वो सारी अपने सारा मैन्युफैक्चरिंग का डाटा वहां डालती है. ये तक उसके अंदर डाला जाता है कि किस डीलर को कौन सा इंजन चेसिस नंबर कौन सी गाड़ी गई है, जिसको कोई एडिट नहीं कर सकता है. जब वो डीलर उस वाहन को बेचता है तो वो सारी आगे की जो फिटिंग्स रहती है वो उसके अंदर की जा सकती है, लेकिन पिछली जो डाली हुई एंट्रीज है उसको एडिट नहीं किया जा सकता है. इस बात का ध्यान रखिए. लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पीछे बैकलॉग में यानी पीछे के दरवाजे से जाकर सारे वाहनों को एंट्री कर दिया जा रहा है. यह कैसे हो रहा है? वाहन पोर्टल में एक ऐसी प्रोसीजर बनाएगी कि मैन्युअली भी डाटा इंटर कर सकते हैं आप उसके अंदर. लेकिन मैन्युअली डाटा कौन सा इंटर होगा? जो पुराने समय की गाड़ियां हैं, जिस वक्त ये सब कुछ ऑनलाइन नहीं था, ऐसी जो कागज पे, आप लोगों को याद होगा कि कागज पे ही लाइसेंस रहा करता था जिसपे पेन से लिखा हुआ रहता था, कागज पे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड हुआ करता था जिसको पूरा फॉर्म इतना बड़ा होता था, उस पे सब कुछ गाड़ी की अपनी डिटेल्स पेन से भरी रहती थी. ऐसे एंट्रीज को बैकडोर से यानी बैकलॉक नाम है उसका, उसके जरिए वाहन के पोर्टल में डालकर ऑनलाइन करने के लिए सुविधा वाहन ने दी, जिसके जरिए पुराना जो डाटा है वो भी कंप्यूटर में आ जाए और सब कुछ आसान हो पाए. लेकिन इस लूप होल का गलत फायदा उठा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले लोग, जिनको इस बात की जानकारी है कि बैकलॉग तरीके से सब कुछ इंटर होता है. तो ये लोग बैकलॉग तरीके से ये BS4 वाहन के जो एंट्रीज है, जो बिक्री नहीं होनी चाहिए थी, जो वहां पोर्टल पे लॉक हो जाना चाहिए था, वो सब एंट्री कर दे रहे हैं. एक बार वाहन में एंट्री आ जाती है तो वो लोग बस फिर तो कंप्यूटराइज्ड काम हो जाता है, सब कुछ पैसे भरो और सब कुछ इधर का उधर हो सकता है. तो मेरा ये बोलना है कि जब BS4 वाहन बंद है तो फिर बिक्री कैसे हो रही है. इस संबंध में गणेश ढेंगे ने जो शिकायत की थी, तो हमने यहाँ पर कुछ लोगों का उन्होंने एक इतना बड़ा कागज का पुलिंदा दिया है अपनी शिकायतों का. उस पुलिंदे में राम होंडा है, सातपुड़ा ऑटोमोबाइल्स है, पगारिया है, क्योंकि जो कुछ भी है सारे नाम नंबर के साथ दिए हुए उसके अंदर कि किस व्यक्ति ने, किस शोरूम ने कितने वाहन रजिस्ट्रेशन BS4 इलीगल तरीके से कर लिए हैं ऐसे समय में जब कोरोना चल रहा था और BS4 के वाहन पर बंदी होने के बावजूद. हमने
राम होंडा के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। मैंने खुद 2 बार उनको फोन किया, 2 दिन तक लगातार मैं उनसे टच में रहा, उनको उनका पक्ष रखने के लिए मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, आज मैं यहाँ पे बिजी हूँ, मैं वहां पे हूँ, आज ये आए हैं, कल वो आए हैं, ऐसा बता के उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे टालने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, हमारा काम था उनसे पूछना, उनका भी पक्ष रखना, हमने वो प्रयास किए। लेकिन कहा जाता है ना कि जिनको कुछ अपनी गलती का एहसास हुआ रहता है, गलती रहती है, वो आदमी सामने बोलने से कतराता है। शायद उनकी कोई गलती होगी, सही गलत का फायदा या सही गलत का फैसला जो है वो तो कानून करेगा, जो आरटीओ विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो लोग करेंगे। लेकिन जो शिकायत की है उस पर कार्यवाहियां तो कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए। BS4 के वाहन के बारे में अभी जो BS4 वाहन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ये गलत तरीके से हो रहे हैं, बैकलॉग में हो रहे हैं। NIC खुद बता रही है महाराष्ट्र के परिवहन विभाग को कि लगभग 5000 BS4 वाहन अरुणाचल प्रदेश से महाराष्ट्र में एंट्री कर रहे हैं, बैकडोर एंट्री कर रहे हैं, गलत तरीके से उनको वाहन के पोर्टल में डाल दिया गया है। इसके लिए स्पेसिफिक चेसिस नंबर और इंजन नंबर से आरटीओ के अधिकारी पहले मैच करे, उसके बाद कोई कार्यवाही करे, ऐसी सूचना NIC की ओर से दी गई है। साहब मुझे तो ये समझ नहीं रहा है ये हुआ कैसे क्या। जब BS4 वाहन को बंद कर दिया गया था तो क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि, आरटीओ विभाग का कोई प्रतिनिधि, कोई परिवहन विभाग का प्रतिनिधि ये उस कंपनी में जाके चेक नहीं किया कि कितने वाहन बंद के पड़े हुए हैं इनके और कितने वाहन स्टॉक मेंटेन नहीं किया इन लोगों ने? उन वाहनों को अपने वाहन पर ब्लॉक कर देना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने तो ब्लॉक नहीं किया। बैकडोर से एंट्री हो रही है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने सारी एंट्रीज जो बनते हैं उनकी एंट्रीज करनी पड़ती है, उसमें जो वाहन बनते हैं उनका चेसिस नंबर और इंजन नंबर सब एंट्री करना पड़ता है। तो अगर उन्होंने एंट्री की तो बैकलॉग से एंट्री कैसे हो रही है? अगर ये डबल एंट्रीज हो सकती है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़ा लफड़ा है परिवहन विभाग और वाहन साइट का, जहां पर अगर 2 एंट्रीज हो जाती है और अगर नहीं हो रही है, 2 डबल एंट्री नहीं हो सकती है, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर घोटाला था। किसी ने चेक ही नहीं किया उनको, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जो स्टॉक है वो चुपचाप रहा। अभी वो धीरे धीरे स्टॉक निकालकर अपना जो लॉस है उसको कवर कर रहे हैं। इसका मतलब उनको फायदा पहुंचाने के लिए, किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी शोरूम को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाजार में उतारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी अवहेलना कर दी जा रही है। चोरी के तरीके से यहां पर सब कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और चोरी करना भी वाहन के जो बैकलॉग का सिस्टम है उसके जरिए हो रहा है। और जब उनको पता है, जब मुझ जैसे लोग को पता है, मुझ जैसे को दिमाग लगाने से पता चलता है कि ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तो बड़े बड़े अधिकारी साहब उनको तो सब कुछ पता होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि अर्थ नीति के सामने सारी नीतियां फेल हो जाती है, तो शायद आर्थिक नीति चल रही होगी, इधर पैसा दे उधर ले, इन सब चक्करों में जनता का पूरा सत्यानाश हो रहा है। गडकरी जी से भी निवेदन करता हूं कि गडकरी जी आप बड़े बड़े कानून तो बना दे रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बना दे रहे हैं, लेकिन प्रदूषण से रिलेटेड ये जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं। आपके वाहन में ही बैकलॉग से इंट्रीज हो रही है। BS4 वाहन धड़ल्ले से अमरावती, औरंगाबाद और कहां नंदुरबार, इन सब जगहों पर तो कई सारी शिकायतें आ चुके हैं कि वहां पर ऑलरेडी BS4 वाहन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कई सारे, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई करने वाले को बस दर दर की ठोकरें खाते रहता है, कागज लेकर इस दरवाजे से उस दरवाजे जाता है और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इस तरीके से कानून थोड़ी चलता है। आप नियम पास कर देते हैं कि हजारों रुपए का दंड लगेगा, लाइसेंस नहीं है आपके पास, हेलमेट नहीं लगाया है, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो हजारों रुपए का आप हमारे पर दंड लगा दे रहे हैं। हमारे जो गरीब भाई हैं, जो 200 रुपए जिनका रोज का मेहनताना मिलता होगा कमाई, उनसे आप हजार हजार रुपए उनके पॉकेट से, जेब से निकाल ले रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? इन लोगों के लिए कर रहे हैं, इस तरीके से घोटाले करने के लिए कर रहे हैं। जो चीजें हैं गलत हो रही है उसको पहले बंद तो कर लीजिए। अगर सही सड़कें रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। महंगाई इतनी है साहब कि ऑटो से जाने पर एक आदमी का अगर 50 रुपए लगता है, तो वह आदमी जो एक गरीब है वो ये सोचता है कि यार 2 की जगह 3 लोग चले जाएंगे तो 50 बच जाएंगे, रात का खाना बचेगा, रात को खाने के लिए पैसे बचेंगे। हालात जो हैं उसको छोड़कर आप लोग एसी में, केबिन में बैठ के नियम कानून सब बना देते हैं, पास हो जाते हैं। मैं इस चीज पर को मानता हूं कि आपने जो नियम बनाया है वो बहुत अच्छा है। अगर 10,000 रुपए किसी को दंड लगेगा तो उस चीज को सोचेगा कि 10,000 से ज्यादा तो अच्छा है कि मैं 100 रुपए खर्च करूं और ट्रिपलिंग ना करूं, हेलमेट लगा लूं ताकि मेरे 5,000 रुपए बचे। ऐसी चीजें वो सोच सकता है। लेकिन साहब ये भी तो सोचिए, जिसके पास हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है वो क्या करेगा?
200-500 रुपए का हेलमेट जो रहता है वो एकदम चीप लेवल का रहता है, जो अगर गिर जाए तो टूट जाएगा। अगर हेलमेट अच्छा लेना है तो 3-4 हजार रुपए आएगा, तब उसकी पगार 8,000 रुपए है महीने के। कब ले लेगा, कैसे ले लेगा वो? सभी लोगों को घर घर में मोदी सरकार की ओर से एक एक अच्छे हेलमेट अच्छी क्वालिटी के बांट दीजिए, उसके बाद नियम कानून कुछ लागू कीजिए। इसे लोगों की पहले कमाई तो बढ़वा दीजिए, जेब से निकालने का पहले सोच रहे हैं। और ये लोग जो BS4 वाहन जो इंट्रीज करवा दे रहे हैं इधर उधर से, उन पर किसी तरह की कार्रवाइयां नहीं हो रही है, उनके बारे में कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। और अगर आगे बढ़ रही है तो जनता के सामने आना चाहिए। आगे बढ़ती तो ये फिर से वापस NIC को जरूरत नहीं थी इस तरह से नोटिफिकेशन जारी करने की, इस तरह से सूचना देने की परिवहन विभाग को कि अरुणाचल प्रदेश से इतने सारे वाहन फिर से बैकडोर से इंट्रीज कर रहे हैं और आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगी। साहब सरकार में हैं आप लोग जो चीज सही है पहले उसको तो सही कर लीजिए। जो चीज सही है उसको सही करवाने के बजाय इस तरीके से बैकडोर से इंट्रीज करवाने में लोगों का साथ दिया जा रहा है। आर्थिक नीतियां जो हैं आपकी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से खराब होती जा रही है, और ये अर्थ जो है बाकी लोगों की जेब में जा रहा है, जनता का तो सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो आप लोगों को से निवेदन है, जो लोग सरकार में है, जो लोग व्यवस्थाओं में हैं, कि ये जो चीजें हो रही है इसको पहले संभालिए, सुधारिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। जय हिंद। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।